हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज एक नई टॉपिक के साथ, नई चैप्टर के साथ आप लोग के पास हाजिर हूँ मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। आज से शुरू होने वाला है, जो कि मुझे लगता है एक बड़ी चैप्टर हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मुझे कवर करनी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। ये एग्रीकल्चर पेपर 2 के जो ऑप्शनल पेपर है यूपीएससी का, उसका ही चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐड किया है, जैसे कि मेजर फ्रूट्स में हम कवर करने वाले हैं मैंगो, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, पाइनएप्पल, लीची, पोमीग्रेनेट, ग्रेप्स। अगर और कुछ मेजर फ्रूट्स के बारे में आपको जानना है और आपको चाहिए इसका वीडियो या फिर पीडीएफ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर प्लांटेशन क्रॉप में मैं कवर करने वाली हूँ टी, कॉफ़ी, कोकोनट, अरेकानट, रबर एंड शुगर केन। उसके बाद वेजिटेबल्स में हम पोटैटो, ओनियन, टमाटो, ब्रिंजल, कोल क्रॉप्स, कुकुम्बर, पीस, ओकरा, पम्पकिन एक्सेट्रा ये सब चीज़ हम डालने वाले हैं। स्पाइसेस करेंगे, फ्लावर क्रॉप्स करेंगे। उसके बाद प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड हाईटेक हॉर्टिकल्चर, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लैंडस्केप एंड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, फिर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में जो जो कवर हो सकता है मेरे मुझसे, तो उसको भी मैं डालने वाली हूँ। फिर रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ इस टॉपिक के साथ मैं बस आपको यही बताने वाली हूँ कि मेजर फ्रूट्स, प्लांटेशन क्रॉप, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर क्रॉप्स, इसमें अगर आपको और कुछ ऐड करना है, कोई एक्स्ट्रा का स्पेशल क्रॉप के बारे में आपको पढ़ना है, या फिर यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ताकि मैं कुछ मिस ना करूं। मुझे नहीं चाहिए कि मैं कुछ मिस कर दूं, आप बाद में बोलोगे कि मैम आप इसको मिस कर दिए और एक बार वीडियो बनाइए। तो इस चैप्टर स्टार्ट हो रही है, तो मैं पहले बता रही हूँ, अगर किसी को कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, ताकि मैं मिस ना करूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम मैंगो के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। जो जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आ सकता है क्वेश्चंस, इसके अंदर आ जाएगा, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। आप और इसके साथ भी और कुछ अगर जोड़ना है तो भी मुझे बता देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो हमारा ये पहला लेक्चर, मैंगो कल्टीवेशन इन इंडिया, इसके बारे में हम तो पढ़ेंगे कि मैंगो जिसकी बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ये तो सबको पता है, क्योंकि बचपन से ही हम इसको पढ़े आ रहे हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, जो ग्रेजुएशन करते हैं वो उनको नहीं पता। जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तब से हम सबको पता है मैंजीफेरा इंडिका है मैंगो की बॉटनिकल नेम। तो इज़ द लीडिंग फ्रूट क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर इसको कहते हैं, हमारे नेशनल फ्रूट है मैंगो, और ये लीडिंग फ्रूट क्रॉप है इंडिया की। हर एक जगह पे आपको मैंगो फ्रूट देखने को मिल जाएगी, सीजनल जो होते हैं। एंड कंसिडर टू बी द किंग ऑफ द फ्रूट्स, इसको फ्रूट की राजा भी बोलते हैं मैंगो को। ये रिच इन विटामिन ए एंड सी है। ये हार्डी इन नेचर है, मतलब इसकी जो प्लांट स्ट्रक्चर है ये बहुत ही हार्डी है। एंड रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको उगाने में इतना ज़्यादा मेंटेनेंस आपको नहीं लगता जिसको अदर क्रॉप्स उगाने में आपको लगता है। ठीक है, ये ऑक्यूपाइज 22% ऑफ द टोटल फ्रूट्स, मतलब टोटल एरिया अंडर फ्रूट्स कंप्राइजिंग ऑफ 2.3 मिलियन हेक्टर्स। टोटल जितना फ्रूट हम कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, उसका 22% एरिया में मैंगो कल्टीवेशन हो रहा है। पर्टिकुलरली 2.3 मिलियन हेक्टर्स अगर हम मान के चले, इंडिया में इतना एरिया में मैंगो कल्टीवेशन होता है, जो कि और प्रोडक्शन होता है कितना, 11 मिलियन टन्स ऑफ मैंगो प्रोडक्शन होता है। तो सबसे लीडिंग जो एरिया है, लार्जेस्ट एरिया है जिसको जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोडक्शन होता है, वो है उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। ईच विथ अराउंड 25% ऑफ द टोटल एरिया, फॉलोड बाय, जितना एरिया में होता है 25% ज़्यादा एरिया होता है उत्तर प्रदेश पे एंड आंध्र प्रदेश पे। उसके बाद आता है बिहार, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें, मैंगो कौन कौन सी चीज़ों में यूटिलाइज्ड होता है। पहले तो रॉ फॉर्म में, रॉ मतलब राइपेन नहीं हुआ है, कच्चा है, उस फॉर्म में मैंगो को यूटिलाइज किया जाता है। चटनी चटनी बना सकते हैं हम रॉ मैंगो से। पिकल एंड जूसेस भी बनते हैं, रॉ भी उस तरह से खाया जाता है। राइप फ्रूट अगर राइप हो गया तो उसको तो वैसे ही खाने पे मज़ा आता है, बहुत स्वीट होता है। और अगर हम उसको कुछ पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट होने के बाद और कुछ अगर हम बना सकते हैं, तो हम सिरप बनाते हैं, स्क्वाशेस बनाते हैं, नेक्टर्स, जैम्स, जेलीज, ये भी हम राइप फ्रूट से बनाते हैं।
फिर कर्नल, उसका जो सीड होता है, मैंगो का सीड को क्या बोलते हैं, कर्नल से बोलते हैं ना, तो ये भी काफ़ी यूज होता है। 8 to 10% इसमें गुड क्वालिटी फैट होता है, इसी वजह से इसको डिफरेंट तरह की सोप बनाने में यूज होता है। और एक सब्स्टिट्यूट होता है फॉर कोला इन कन्फेक्शनरी, जो स्वीट्स टाइप ऑफ चीज़ें बनाते हैं, कैंडी वगैरह, उस शॉप में भी ये कोला के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से भी काम किया जाता है इसको। फिर जीआई टैग रिकग्निशन, बहुत सारे मैंगो वेराइटी को जीआई टैग मिली है। जीआई टैग के बारे में आपको पता है ना, जो ज्योग्राफिकल जो एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है एक एरिया की, उस एरिया की स्पेशलिटी क्या है, जो कि और कोई जगह पे उस चीज़ को नहीं मिलती है, तो इसको ही बोलते हैं ना जीआई टैग। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे लगता है आप लोग को पता होगा जीआई टैग क्या है। तो ये भी बहुत सारे मैंगो वेराइटीज़ को जीआई टैग की रिकग्निशन मिली है, जैसे कि बैंगन पले को आंध्र प्रदेश की जीआई टैग मिलती है, गिर केसर को गुजरात से, और करी इसद को अंकोला कर्नाटक से जीआई टैग मिली है। और बहुत सारे मैंगो वेराइटीज़ है जहाँ पे जीआई टैग मिली है। मैं कुछ 2-4 यहाँ पे मेंशन की हूँ, आप चाहो तो नेट में सर्च करके बहुत सारे जीआई टैग की कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और जो कि मार्केट वैल्यू को एनहांस करती है। जब जीआई टैग लग जाती है तो इसकी मार्केट वैल्यू तो बढ़ती है, और उसकी जो स्पेशलाइजेशन है इसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है मैंगो की। पहले तो ये एक मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, लीडिंग फ्रूट क्रॉप इन इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। लीडिंग फ्रूट है मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट होती है, जो भी जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ये कंट्री सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रोवाइड्स लाइवलीहुड्स टू मिलियन ऑफ फार्मर्स, लेबर्स, ट्रेडर्स एंड वर्कर्स इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हम मैंगो को जो डिफरेंट तरह से प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होती है मैंगो से, और एक्सपोर्ट भी होती है, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग भी इस पे इन्वॉल्व होते हैं। फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है मैंगो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, और लेबरर्स भी लगते हैं, ट्रेडर्स भी इसमें काम में लगते हैं, जो भी वर्कर्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लगते हैं, जो भी बाहर जाकर एक्सपोर्ट करते हैं, सबको एक काम मिलता है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होती है। फिर हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, क्योंकि ये एक मेजर फ्रूट क्रॉप है, लीडिंग फ्रूट क्रॉप, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, विल डिमांड, और हमारे जो इंडिया की मैंगो है ये यूएसए, यूएई, यूरोप, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मैंगो की। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रोथ सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पल्प, जूस, पिकल्स, ड्राइड मैंगो एंड अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये सब के लिए भी मैंगो को यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व से इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगी। तो सोर्स ऑफ रूरल इनकम, रूरल में काफ़ी ज़्यादा मैंगो प्रोडक्शन होती है, रूरल एरिया से काफ़ी ज़्यादा आता है, तो ये एक रूरल इनकम की भी सोर्स बन जाती है, कैश क्रॉप बन जाती है रूरल की, जब फार्मर्स के बारे में जब रूरल फार्मर्स की बात आती है। फिर इंटरक्रॉपिंग बेनिफिट, मैंगो ऑर्चर्ड में आप देखे होंगे जो भी बड़े बड़े फार्मर्स मैंगो ऑर्चर्ड से मैंगो बनाते हैं, तो बीच में वो काफ़ी इंटरक्रॉपिंग करते हैं। मैंगो, ये इसमें मैंगो हो गया, ये जो साइड वाला एरिया है यहाँ पे मान के चलिए मैंगो को लगा रहे हैं, ये जो एरिया खाली पड़ती है इसमें काफ़ी सारा इंटरक्रॉपिंग होती है, तो जिसके वजह से शॉर्ट टर्म क्रॉप मिल जाती है, जो कि फार्मर्स इनकम को एक असिस्टेंट कर देती है। मतलब अगर मैंगो कल्टीवेशन के साथ साथ मैंगो में जितने प्रोडक्शन होती है उसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग से भी कुछ प्रोडक्शन उनको मिल जाती है। मैंगो फेस्टिवल्स भी एक होती है, जो कि टूरिज्म, काफ़ी सारे एरिया में मैंगो फेस्टिवल्स होते हैं, और एग्रो टूरिज्म में भी मैंगो कल्टीवेशन को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उसकी जो पेड़ होती है, ट्री होती है, इतने सुंदर फॉर्म में होती है, और वो एक टूरिज्म को, एग्रो टूरिज्म को कंसेप्ट का अब तो पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे भी मैं भी इस वीडियो में जो एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट बना रही हूँ इसमें भी मैं इंक्लूड करूँगी धीरे धीरे, तब तक के लिए वेट कर दीजिए यार। तो एग्रो टूरिज्म जो कंसेप्ट है उसमें भी मैंगो को कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं। एग्रो टूरिज्म मतलब क्या, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन के साथ साथ हम इस तरह से बनाएंगे जहाँ पे हम क्या टूरिस्ट को भी वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैंने ऐसे एग्रो टूरिज्म को की कंसेप्ट को देखा है और विजिट भी किया है, बहुत अच्छे लगते हैं वो कंसेप्ट, और वो भी मैंगो टूरिज्म
बहुत सारे टूर को मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक भी कहीं ना कहीं बूस्ट होती है। ठीक है, ये होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैंगो की। फिर हम आएंगे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर। ठीक है, कल्टीवेशन में पहले हम देखेंगे क्लाइमेट किस तरह की चाहिए मैंगो कल्टीवेशन के लिए, एंड सॉइल रिक्वायरमेंट भी किस तरह से चाहिए। मैंगो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ट्री है, और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ये दोनों क्लाइमेट में मैंगो ज़्यादा उगते हैं, और इसके वजह से उसके टेम्परेचर के रेंज है 24 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब विंटर के बाद और स्प्रिंग सीजन तक मैंगो आ जाती है धीरे धीरे, और तभी टेम्परेचर होती है 24 डिग्री टू 30 डिग्री, और लगभग 35 तक भी वो टॉलरेट करती है। उससे ज़्यादा हो गया तो मैंगो ख़राब हो जाती है। इट रिक्वायर्स ए ड्राई पीरियड बिफोर फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग। एक ड्राई पीरियड जो कि हमारी देती है विंटर सीजन में हमारी बहुत ड्राई होती है ना क्लाइमेट, तो जिसकी वजह से फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में ये काफ़ी मददगार होती है। फिर रेनफॉल 750 mm से लेकर टू 2500 mm पर ईयर इसको रेनफॉल चाहिए। एक्सेसिव अगर ड्यूरिंग फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग होती है अगर तभी एक्सेस बरसात हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है, तो फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाती है, गिर जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती। और सॉइल की अगर हम बात करें तो ये वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ज़्यादा सूट करती है इसको, विथ गुड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और सॉइल की पीएच होनी चाहिए 5.5 टू 7.5। ये वाटर लग्ड एरिया में ज़्यादा नहीं होती, इसके वजह से वाटर लग्ड एरिया इसको अवॉइड करना चाहिए, और ये हाईली अल्कालाइन और हाईली सैलाइन सॉइल को भी अवॉइड करना चाहिए। मीडियम रेंज की सॉइल में ये काफ़ी अच्छा होता है। फिर हम कुछ पॉपुलर एंड हाइब्रिड मैंगो वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे। लगभग 1000 मैंगो वेराइटीज़ इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंट स्टेट में ओनली फ्यू मैंगो वेराइटीज़ होते हैं। सबको हर एक तरह की मैंगो वेराइटीज़ डेवलप किया हुआ है, लेकिन बहुत ही कम है जो कि पॉपुलर है। ठीक है, जिसमें अल्फांसो, बेंगलुरु, बैंगनपल्ली, बम्बई, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, फौजली, देन फर्नांडीन, हिमसागर, केसर, किशनभोग, लांगरा, मनक्रुद, फिर मुलगुआ, नीलम, समर बेहिस्त, चौसा, सुवर्णरेखा, बरराज, जारदलू। ये थोड़ा सा मैंने कुछ नाम बहुत लिखा है, लेकिन और भी ज़्यादा वेराइटीज़ है, लेकिन ये थोड़ा पॉपुलर है। ठीक है, और कुछ हाइब्रिड के बारे में अगर हम बात करें तो मल्लिका के बारे में आपने पढ़ा होगा। मल्लिका जो कि नीलम एंड दशहरी की क्रॉस से बना हुआ है। ये मीडियम साइज्ड एक कैडमियम कलर्ड फ्रूट है विथ गुड क्वालिटी। ये एक रेगुलर बियरर मैंगो है। मैंगो के बारे में आपने तो पढ़ा होगा, ये नॉर्मली जो होते हैं अल्टरनेट बियरिंग होती है, मतलब एक साल अगर बहुत अच्छे से होता है, दूसरे साल ये नहीं होते। लेकिन ये जो मल्लिका है ये रेगुलर बियरर है, ये अल्टरनेटिव बियरर नहीं है, हर एक साल इसमें फ्रूट्स आते हैं। फिर अमरपल्ली की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस है दशहरी एंड नीलम के। फिर ये एक ड्वार्फ टाइप ऑफ वेराइटी है विथ रेगुलर एंड लेट बियरिंग वेराइटी। ये लेट बियरिंग होता है लेकिन रेगुलर बियरिंग होती है। इट यील्ड्स एवरेज 16 टॉन्स पर हेक्टर ये यील्ड करती है, एंड 1600 प्लांट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 हेक्टर। एक हेक्टर में लगभग 1600 प्लांट्स तक ये अकोमोडेट कर पाते हैं, क्योंकि इसका नेचर बहुत ड्वार्फ है। फिर मंजीरा एक है, बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत सारे वेराइटीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3-4 वेराइटीज़ लिखोगे तो ही ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। फिर ये है रुमानी एंड नीलम की क्रॉस है। ये सेमी विगरस टाइप ऑफ जो प्लांट है, लेकिन ये रेगुलर बियरिंग है। ठीक है, मैंगो को हम क्रॉस करते हैं इसी वजह से, क्योंकि अगर हमें हर साल रेवेन्यू जनरेट क्रिएट करनी है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्रूट है, जो हर साल हमें एक्सपोर्ट करना है, काफ़ी सारा पैसा इनकम करना है, तो हमें रेगुलर बियरिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब क्या है, एक साल आपको इनकम मिल गई, दूसरे साल आप बैठ गए घर पे, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये एक रेगुलर बियरर है। फिर ये रत्ना आता है, वो भी नीलम एंड अल्फांसो की क्रॉस है, ये भी एक रेगुलर बियरर है। एंड फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू एक मैंगो की बहुत ही एक मालफॉर्मेशन टाइप ऑफ काइंड ऑफ डिजीज़ है, और जिसको ये रेजिस्टेंट है। ठीक है, फ्री है। फ्रूट्स आर मीडियम साइज विथ एक्सलेंट क्वालिटी, फ्लेश इज फार्म एंड फाइबरलेस, डीप ऑरेंज इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ IIHR से जो वेराइटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे आर्का अरुणा। ठीक है, ये एक हाइब्रिड है बैंगनपल्ली एंड अल्फांसो की। ये भी रेगुलर बियरिंग है एंड ड्वार्फ इन स्टेचर। नेचर है उसका ड्वार्फ, मतलब देखिए देखिए ना आप लोग, छोटे छोटे पेड़ में बहुत सारे मैंगो जो मैंगो
फ्रूट्स होता है, तो ये होता है ड्वार्फ कैटेगरी। अबाउट 400 प्लांट्स कैन बी अकोमोडेटेड पर हेक्टर, एक हेक्टर में 400 तक प्लांट से अकोमोडेट करते हैं। फ्रूट्स थोड़ा लार्जर साइज होते हैं। एक फ्रूट का देखिए वेट होता है 500 से 700 ग्राम, मतलब आप 2 फ्रूट्स ले जाओगे आपको 1 किलो हो जाएगा, या फिर 1000 1 केजी की भी होती है, इतना बड़ा बड़ा होता है। और स्किन कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। पल्प जो होता है फाइबरलेस होता है, मतलब बहुत जूसी होता है, अच्छा लगता है। फिर आर्का पुनीत, ये भी एक रेगुलर बियलर है एंड ये हाइब्रिड ऑफ क्रॉस बिटवीन अल्फांसो एंड द बैंगनपली। ये मीडियम साइज फ्रूट है, 220 से लेकर 250 ग्राम तक एक फ्रूट होता है। अट्रैक्टिव स्किन कलर, हैविंग रेड ब्लॉस, थोड़ा थोड़ा ब्लॉस उसमें, उसकी गाल में थोड़ा थोड़ा पिंक कलर की, रेड कलर की ब्लॉस आ जाता है, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो। पल्प इज फ्री फ्रॉम फाइबर, पल्प परसेंटेज बिंग 70%, उसमें 70% पल्प है, ठीक है। और इट इज़ ए गुड वेराइटी फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए आर्का पुनीत को बहुत अच्छा माना जाता है। और एक है आर्का अनमोल, और ये भी एक सेमी विगोरस प्लांट टाइप है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेमी विगोरस है एंड क्रॉस बिटवीन अल्फांसो एंड जनार्दन पसंद। इट इज़ ऑल्सो रेगुलर बियरिंग एंड फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। और इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है फ्रूट की, ये वेरी गुड, बहुत दिन तक की रहती है, एक्सपोर्ट के लिए सुइटेबल है। अर्का अनमोल, इट हैज़ एक्सलेंट सुगर एंड एसिड ब्लेंड एंड फ्रूट्स वे ऑन एवरेज अबाउट 300 ग्राम, पल्प इज ऑरेंज इन कलर, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप चाहो तो नेट में और कुछ सर्च कर सकते हो हाइब्रिड्स के बारे में। ज़्यादा हाइब्रिड्स मेंशन करूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद रखने में मुश्किल होगा और मेरी वीडियो भी लेंदी हो जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हाइब्रिड्स की ज़रूरत है, आप नेट में सर्च कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोपागेशन एंड प्लांटिंग कैसे करेंगे मैंगो को। पहले तो प्रोपागेशन देखते हैं। मैंगो एक इस तरह की ट्री है जिसको हम सीड से ज़्यादा देखते हैं कि ये वेजिटेटिवली प्रोपागेट हो। वेजिटेटिव मतलब कि अपार्ट फ्रॉम सीड्स हम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को यूज़ करके प्रोपागेट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड। तो आपको पता होगा, जो जिन्होंने बायोलॉजी पढ़े होंगे और एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये सब तो पता होगा आपको। तो ट्रू टू टाइप प्लांट्स है, और जिसको नर्सरी जो हमें देखना होगा क्या कौन सी चीज़ें, कौन से प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है इनर्चिंग, विनर ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें होता है ग्राफ्टिंग मेथड। सुन के हम कभी ग्राफ्टिंग के बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके बारे में टोटल बात करें तो ये एक टॉपिक हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये पॉपुलर मेथड्स होते हैं प्रोपागेशन की। और ग्राफ्टेड ट्रीज जो होते हैं, जो हम इसी वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड करते हैं, ये लगभग 3 to 5 ईयर्स में बियरिंग देना स्टार्ट कर देता है, फ्रूट आ जाते हैं उसमें, ठीक है। फिर लैंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे, नॉर्मल फ्रूट्स के तरह, नॉर्मल क्रॉप्स के तरह हम पहले वीड को, लैंड से वीड को क्लियर आउट करेंगे, उसके बाद लैंड को एक फाइन टिल्ट देंगे और उसके बाद डीपली प्लाव करेंगे। उसके बाद जगह पे ये शायद इस तरह से फील्ड है, मैंने इसको गोल बना दिया, सॉरी। तो उसके बाद जो डीप बनाएंगे ना, जो खोद के जो बनाएंगे, लेंथ विड्थ हाइट उसकी 1 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। 1 मीटर इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये बहुत डीप ले जाएगी, डीपली रूटेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री होगा। और जो टॉप सॉइल पहले हम फील करेंगे उसको, टॉप सॉइल में जो सॉइल हमने निकाले होंगे यहाँ से डिग करने के लिए, डिग करने के बाद जो निकलता है जो सॉइल, उससे पहले डालेंगे। उसके बाद कंपोस्ट भरेंगे कुछ, उसके बाद 20 to 25 kg ऑफ फार्म यार्ड मैनर, जो कि वेल रिटर्न होगा, अच्छी खासी फार्म यार्ड मैनर, उसको डालेंगे। उसके बाद पर पीट 2.5 kg सिंगल सुपर पेस्ट और 1 kg ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको डालकर हम इसमें जो है प्लांट को डाल के उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। प्लांटिंग सीजन जो है बेस्ट टाइम होता है जून टू अगस्त, जो कि मानसून सीजन में होता है। और अगर ड्राई रीजन में आप कर रहे हो, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल हो रहा है, ड्राई है सीजन, ड्राई है क्लाइमेट, तो वहाँ पे आपको फरवरी टू मार्च के महीने में लगा देना है विथ इरिगेशन, ठीक है।
स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल स्पेसिंग जो होता है, स्पेसिंग मतलब प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस होता है, ये होता है 10 मीटर टू 10 मीटर, लगभग 100 ट्रीज पर हेक्टर रहता है। लेकिन इतना अगर हम बहुत सारे ऐसा क्रॉसेस बनाया गया है, हाइब्रिड बनाया गया है जो कि क्लोजर स्पेसिंग में ही होता है, क्योंकि हमको आजकल देखना है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है ना, हम लैंड को ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते और इस तरह की कुछ वैरायटी को एनकरेज नहीं कर सकते जो वाइडर स्पेसिंग में ग्रो करता हो। इसी वजह से बहुत सारे हाइब्रिड्स बनाते हैं जो कि क्लोजर स्पेसिंग में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन देगा, ताकि प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ जाए। कम लैंड में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। इसी वजह से जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब क्लोजर स्पेसिंग में, ये जो नॉर्मल उसका ट्रेडिशनल स्पेसिंग है उससे थोड़ा क्लोजिंग स्पेसिंग में हम उसको लगा सकते हैं। वो होता है 5x5 जो कि 400 ट्रीज पर हेक्टर। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब और थोड़ा क्लोज, सबसे ज़्यादा क्लोज, तो 2 मीटर डिस्टेंस में हम इसको लगा सकते हैं, जो कि 1 हेक्टर में 2500 ट्रीज तक आ जाएगा, ठीक है। अमरपली की जो न्यू ड्वार्फ हाइब्रिड अभी तक निकला है, जो न्यू हाइब्रिड को अभी तक रिसर्चर में बाहर निकाला है, तो ये थोड़ा क्लोजर स्पेसिंग में बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्चर्ड मैनेजमेंट। हम एक लगा दिए पेड़ नर्सरी में तो या फिर कोई भी फार्म में, उसके बाद उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पहले तो इरिगेशन, यंग प्लांट्स नीड फ्रिक्वेंट वाटरिंग। अगर छोटा है, पहला पहला आप लगा रहे हैं, तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमें उसको वाटरिंग करना पड़ेगा। मैच्योर जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो इरिगेशन डिस्टेंस को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 10 to 15 डेज इंटरवल में एक बार अगर आप इरिगेट करोगे तो चलेगा। ड्यूरिंग ड्राई सीजन एंड फ्लावरिंग से बिफोर 1 मंथ आपको इरिगेशन बंद कर देना है। इसी वजह से तो जब बारिश से मतलब विंटर सीजन में आप देखे होंगे, जब विंटर सीजन खत्म होते आ रहा है तो ही फ्लावरिंग बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। और क्योंकि तभी बारिश नहीं होती, अगर एक बार बारिश हो गया तो सब फ्लावर ड्रॉप हो जाती है और अच्छी खासी फ्रूट भी नहीं होता, आपने मार्क किया होगा, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। बड़े बड़े जो फार्म होते हैं, आप इरिगेशन को कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। फिर इंटरक्रॉपिंग में हम देखेंगे, इंटरक्रॉपिंग मतलब हमें लैंड को यूटिलाइज करना है। जो ये हो गया एक मैंगो ट्री, ये हो गया एक मैंगो ट्री, जो इसके अंदर वाला जो स्पेस है इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। सुइटेबल इंटरक्रॉपिंग ऑप्शन है इसके लिए, कुछ वेजिटेबल्स लगा सकते हो आप, लेग्यूम्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रूट भी लगा सकते हो, जैसे कि पपैया हो गया, गुआवा, पीच, प्लम, ये सारी चीज़ों की भी आप रिकमेंड कर सकते हो लगाने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर, इसको भी ध्यान में रखना है कौन सी एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर में, मतलब एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गया, कहाँ पे ज़्यादा विंड हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देख कर ना आपको इंटरक्रॉपिंग को डिसाइड करना होगा। वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरक्रॉप मस्ट बी मेड सेपरेटली। ऐसा नहीं कि आप अब मैंगो को पानी चढ़ा दिया तो आपको लगेगा कि जो इसका अंदर है भी, ये इसको भी पानी चढ़ गया है या फिर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी इसका साथ ये मीट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंगो के लिए डिफरेंटली और ये जो इंटरक्रॉप किया है इसके लिए भी डिफरेंटली आपको इरिगेशन एंड उसके साथ न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन भी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को देखते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमें पहली फर्स्ट ईयर में जब लगा है जिस ईयर, उस ईयर में हमें देना होगा 100 kg ऑफ नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम पोटासियम, ठीक है। इसको हमें पहले ईयर देना होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर छोड़ देते हैं, थर्ड ईयर में हम देंगे, थोड़ा बढ़ जाएगा, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम पोटासियम। उसके बाद जब मैच्योर होता है ट्री, फ्रूट बेयरिंग के टाइम होता है, तब हमें थोड़ा इसी हिसाब से न्यूट्रिएंट देना पड़ता है। फोलियर स्प्रे कर सकते हैं 3% यूरिया बिफोर फ्लावरिंग इन सैंडी एरियाज। जो एरिया थोड़ा सैंडी है मिट्टी, उस एरिया में फ्लावरिंग से बिफोर हमें इसे करेंगे तो ग्रोथ भी मेंटेन होकर रहेगी और फ्रूट बियरिंग भी अच्छी खासी होगी। ऑर्गेनिक मैन्योर हमें यूज़ करना पड़ेगा 25 to 30 kg ऑफ FIM एंड और कंपोस्ट, ठीक है। इसको हम जब पिट करेंगे तभी ही उसको चाहिए होगा और उसके साथ साथ एनुअली भी हमें उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम जिंक यूज़ कर सकते हैं, बोरॉन स्प्रे कर सकते हैं, जो कि फ्रूट सेटिंग एंड क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग पे। प्रूनिंग क्यों ज़रूरत है, तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कुछ
कि प्रूनिंग 3 रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए, उसके बाद हेल्थ पर्पज़ के लिए या फिर एस्थेटिक पर्पज़ के लिए। हेल्थ के लिए अगर आप सेफ्टी के लिए प्रूनिंग को करते हैं तो फिर ये इंजरी को प्रिवेंट करता है। जैसे कि आप अगर प्लांट में कुछ डेड पार्ट है उसको रिमूव करते हैं, डिजीज ब्रोकन ब्रांचेस को रिमूव करते हैं, तो जिसकी वजह से आगे जो भी डिजीज़ है वो बढ़ता नहीं है। फिर ये क्या करता है, अगर कोई कुछ बड़ा वाला ब्रांचेस हो गया, आपको लगता है कि रोड में पड़ के ये ब्लॉक कर देगा रोड, तो ये भी कहीं न कहीं इम्प्रूव करता है ट्रैफिक को, इसी वजह से प्रूनिंग करते हैं। फिर हेल्थ के पर्सपेक्टिव में अगर हम आप देखेंगे तो ये डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है, एयर सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि आप जो भी ब्रांचेस को अगर हटाते हैं, एक्सेस ब्रांचेस को हटाते हैं तो एयर ठीक से आ पाता है, लाइट ठीक से आ पाता है, तो सर्कुलेशन अच्छी खासी होती है। और फ्रूट प्रोडक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद एस्थेटिक की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे प्रूनिंग, तो ये कहीं ना कहीं प्लांट को एक स्ट्रक्चर देने में मदद करता है और प्लांट की एक बहुत सुंदर अपीयरेंस में आ जाती है। तो इसी वजह से प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग होती है। तो पहले तो इनिशियल प्रूनिंग हमें करना होगा डन इन द फर्स्ट 3 years टू सेव द ट्री, ठीक है। उसके बाद रेगुलर प्रूनिंग हमें करना होगा, जो कि डिजीज पार्ट को रिमूव करना होगा, ड्राइड ओवर क्राउडेड ब्रांचेस, जिसके वजह से हमें सनलाइट पेनिट्रेशन और एयर सर्कुलेशन में बहुत अच्छी खासी मदद मिलेगी। उसके बाद कैनोपी मैनेजमेंट हमें करना होगा, क्योंकि ऑर्चर्ड में अगर आप एक सुंदर ऑर्चर्ड बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो एस्थेटिक व्यू पर भी ध्यान देना होगा। जो एग्रो टूरिज्म करते हैं उनको भी काफ़ी ध्यान देना होता है एस्थेटिक पर्पज़ के लिए। और मैंगो को सेव देना, ट्री को सेव देना बहुत ज़रूरत है, बहुत सुंदर दिखता है वो, ठीक है। ये ट्री को हाइट भी देता है और फ्रूट प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग, इस टाइम पे हमें किस तरह से मैनेज करना होगा। मैंगो ट्रीज पर्टिकुलरली फ्लावर देते हैं दिसंबर टू मार्च तक, ठीक है। वैरीज बाय रीजन टू रीजन ये वैरी करता है। पाक्लोब्यूट्राजोल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, जो कि एक ग्रोथ रेगुलेटर है, जो ये एक फ्लावर को इंड्यूस भी करता है। और नेचुरली हमें बी पोलिनेशन को भी एनकरेज अगर हम कर सकते हैं तो ये भी फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत मददगार होती है, ठीक है। तो फाइनली हम आते हैं पेस्ट डिजीज एंड मैनेजमेंट कैसे करेंगे मैंगो को, ठीक है। मैंगो में बहुत सारे पेस्ट एंड डिजीजेस लगते हैं, हम एक एक करके तो सब डिस्कशन नहीं कर सकते, और हर एक डिजीजेस या फिर हर एक पेस्ट की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हम बस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेस्ट डिजीजेस है उनके बारे में बात करेंगे। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए पेस्ट डिजीज कुछ ना लगे उसके वजह से प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी, और ऑर्चर्ड को सैनिटेशन अगर हम करते हैं टाइम टू टाइम तो ये डिजीज और पेस्ट लगने की जो चांसेस होती है वो कई गुना कम हो जाती है। इसमें जो मेजर पेस्ट लगते हैं वो होते हैं मैंगो पर फ्रूट फ्लाई, स्टेम बोरर एंड मिलीबग, ये सबसे ज़्यादा पेस्ट लगते हैं। तो इसको कैसे हम मिटाया जाए, ये पेस्ट ना लगे उसके लिए ध्यान देना होगा। अगर लग गया है उसको कैसे मैनेजमेंट करें उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। मेजर डिजीजेस जो लगते हैं मैंगो में वो है पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, डाईबैक, मालफॉर्मेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे जो मालफॉर्मेशन भी वगैरह होता है, फ्रूट ड्रॉप, ये भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम पढ़ेंगे एक बार एक। फिर कंट्रोल मेथड्स में हमें केमिकली भी कंट्रोल करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है, आईपीएम आईडीएम जो भी हम लगा सकते हैं लगाकर उसको, आईपीएम आईडीएम तो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो यहाँ पे उसको डिस्कशन करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले हम देखेंगे मैंगो हॉपर, जिसको लगने के बाद हम स्प्रे कर सकते हैं इमिडाक्लोपिड 0.005% और नीम ऑयल, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई पे हम यूज़ कर सकते हैं फेरोमोन ट्रैप्स, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और मालाथियन स्प्रे जो कि केमिकल कंट्रोल है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेम बोरर अगर लगता है तो स्कार्प अफेक्टेड एरियाज एंड अप्लाई क्लोरोफाइरिफास, ठीक है। मीलीबग अगर लगता है तो प्लाविंग इंटरस्पेस इन नवंबर, जो उसके दोनों मैंगो ट्री के अंदर जो इंटरस्पेस होता है उसको हमें प्लाव करके डस्टिंग करनी होती है। 2% मिथाइल पैराथियन एड 200 ग्राम पर ट्री नियर द ट्रंक, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। फिर डिजीज के बारे में बात करेंगे। पाउडर मिल्ड्यू अगर लग गया है तो 2 to 3 स्प्रे ऑफ सल्फर और कार्बनडाजिम 10 to 15 डेज इंटरवल में हमें यूज़ करना है। एंथ्रेक्नोज अगर लगता है हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूज़ करना है, और 2 स्प्रेज ऑफ बारिस्टीन 0.1% एट फोर्टनाइट इंटरवल 15 डेज इंटरवल में हमें यूज़ करना है। डाईबैक डिजीज अगर लगा है तो अप्लाई बॉडेस मिक्सचर एंड प्रून इन्फेक्टेड ब्रांचेस, ठीक है। माल फॉर्मेशन अगर हो गया है,
हमें 200 ppm ऑफ NAA जिसको हम अक्टूबर में स्प्रे करेंगे, फॉलोड बाय डी ब्लॉसमिंग एट बॉड फर्स्ट स्टेज इन दिसंबर जनवरी की जो बॉड स्टेज, फर्स्ट बॉड स्टेज होता है, बॉड ब्रस्ट स्टेज होता है, उसमें हमें डी ब्लॉसमिंग करना होगा। मतलब हर ब्लॉसम को पेड़ से ना गिराना होगा, डी ब्लॉसम करना होगा, माल फॉर्मेशन अगर हो रहा है, आपको दिख रहा है। फ्रूट ड्रॉप जो होता है, देखिए मैं इसके बारे में डिटेल्स में बात नहीं करूँगी, ये जितने सारे डिजीजेस हैं, पेस्ट हैं, इसको आपको जाकर अपने बैचलर डिग्री में आप पढ़ा होगा, जाकर पढ़िए, या फिर अगर इसके क्या होता है इस डिजीजेस में, किस तरह की पेस्ट लगते हैं, किस तरह की हम और भी ज़्यादा इसको मेजर कर सकते हैं, आई मीन कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा आप वर्कआउट करिए खुद का भी, क्योंकि मैं अगर सब कुछ यहाँ पे पढ़ा देती हूँ ना, स्पून फीडिंग कर देती हूँ, तो शायद आप लोग कुछ भी वर्कआउट नहीं करोगे। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। आप जाकर नेट में सर्च कीजिए, या फिर आपकी जो बैचलर कोर्सेज में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी स्कूल पे या फिर कॉलेज में, उसको जाकर पढ़िए, सर्च करिए और डिटेल्स में इसके बारे में जानिए। मैंगो ऑफर कैसा लगता है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। फ्रूट फ्लाई कैसे लगते हैं, क्या क्या डैमेजेस करते हैं, कितना प्रोडक्शन ख़राब होता है, ये सब कुछ आप देखिए, क्योंकि अगर मैं हर एक डिजीज़ पेस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगी ना, बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो, आप लोगों की भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो ये आपके लोगों के लिए होमवर्क है, जहाँ पे हर एक चीज़, फ्रूट ड्रॉप, माल फॉर्मेशन, ये जो एटलीस्ट मेजर पेस्ट, मेजर डिजीजेस के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्रूट ड्रॉप अगर लगता है तो रेगुलर इरिगेशन ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट करना होगा हमें, टाइमली एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, एंड स्प्रेइंग करना होगा NA एट पी साइज ऑफ फ्रूट्स ऑफ पी साइज का मतलब बहुत छोटा होगा, छोटे छोटे पी साइज की तरफ आ रहे हैं फ्रूट, तभी हमें ये सब मेजर्स लेना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसको कैसे किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग में मैंगो मैच्योर 90 to 120 डेज आफ्टर फ्रूट सेटिंग, फ्रूट सेट जब से होता है तब से 3-4 महीने के अंदर मैंगो मैच्योर हो जाता है। हार्वेस्ट हमें तभी करना है जब फ्रूट कलर चेंजेस स्लाइटली, ग्रीन से थोड़ा ऑरेंजस कलर की तरफ आता है या फिर येलो तरफ की आता है, तो तभी हमें हार्वेस्ट करना है। और द ब्रिक्स लेबल रिचेस 8 to 12%, इसका एक मेजरमेंट होता है ब्रिक्स लेबल, जो कि 8 to 12% होने तक हमें जो कमर्शियल लेवल पे मैंगो हार्वेस्ट करते हैं, वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ब्रिक्स लेवल क्या है, कलर चेंजेस पर ध्यान देते हैं। सेकिंग अप ट्री को हमें अवॉइड करना है। एक हार्वेस्टिंग पोल विथ ए नेट हमें यूज़ करना है। ठीक है, अगर नीचे आ जाएगा तो सब गिर के ना नीचे सब फट जाएगा, या फिर वो जो नीचे गिरने की वजह से वो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए हमें हार्वेस्टिंग पोल विथ नेट हमें यूज़ करना है। राइपनिंग, हमें अगर रॉ है, ज़्यादा राइपन नहीं हुआ है, तो हमें राइपनिंग को एक्सेलरेट करने के लिए एथिलीन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जो कि 100 to 150 ppm यूज़ होता है। उसके बाद हमें पैकिंग करना है, पैकेजिंग करना है, हमें यूज्ड कुशन क्रेट्स, जो भी क्रेट्स होता है उसमें कुशन होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट तरह की कुशन मटेरियल आता है जो कि ब्रूसिंग होने में अवॉइड करता है। द बॉक्सेस शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ एयर होल्स, अब देखोगे जो भी फ्रूट सप्लायर होते हैं या फिर फ्रूट शॉप पे आप चाहिए, जो भी क्रेट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें होल्स होते हैं जो कि एयर सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। 8% ऑफ द सरफेस एरिया एयर होल होना चाहिए टू गुड वेंटिलेशन, टू अलाउ गुड वेंटिलेशन। ठीक है, स्टोरेज करना है कैसे, सेल्फ लाइफ मैंगो की होती है 2 to 3 वीक्स। ठीक है, दे आर कूल्ड एज सुन एज पॉसिबल टू स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस में उसको स्टोरेज किया जाता है, या फिर कोई कोल्ड स्टोरेज में। फ्यू वेराइटीज़ कैन विस्टर्न स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, बहुत सारे ऐसे वेराइटीज़ होते हैं जो 10 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर को विस्टर्न करते हैं। Steps involved in post-harvest handling include preparation, grading, washing, drying, waxing, packing, pre-cooling, palletization and transportation। ये सारे हार्वेस्टिंग स्टेप्स, पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टेप्स है, जिसको हमें ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। ग्रेडिंग कैसे करते हैं, वॉशिंग कैसे करते हैं, ड्राइंग और वैक्सिंग करते हैं कैसे,
मैंगो को पैकिंग कैसे, बहुत डिफरेंट मेथड ऑफ पैकिंग होती है, प्री कूलिंग होती है और क्वालिटी स्टेशन भी होती है और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों के ना एक बहुत डिटेल्स में ये होता है। आप इसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। ये सब पोस्ट हार्वेस्ट की होती है स्टेप्स, उसके बाद ही मार्केट को आता है, ठीक है। यील्ड की अगर हम बात करें, ग्राफ्टेड ट्रीज जो कि ग्राफ्टेड होता है डिफरेंट मेथड से हमने पढ़ा हुआ है, ये यील्ड करती है 50 टू 75 kg पर ट्री आफ्टर 10 ईयर्स। ट्रेडिशनल प्लांटेशन ट्री जो कि ट्रेडिशनली होती है, सीड से उगाया जाता है या फिर ये क्या करती है 10 टू 18 टन्स पर हेक्टर देता है विथ वाइल हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स। हाई डेंसिटी मतलब जहाँ पे 1 हेक्टर में हम ट्रेडिशनल में क्या बहुत ही 100 ट्रीज रहती है, धीरे धीरे हाई डेंसिटी अगर हो गया तो आप 400 या फिर 2500 तक आप ट्रीज रख सकते हो। वहाँ पे यील्ड होता है 20 टू 25 टन्स पर हेक्टर भी यील्ड होता है। पॉपुलर वेराइटीज़ फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, कुछ वेराइटीज़ है जो कि अल्फांसो, केसर, तोतापुरी, दशहरी, लंगेरी, लंगरा, टॉमी अटकिंस, हार्डन, ये सारी चीज़ें कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर वेराइटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रह गया है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है प्रोडक्शन चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं मैंगो कल्टीवेशन को करने के लिए इंडिया में। पहले तो है क्लाइमेट सेंसिटिविटी। आजकल के जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से रेनफॉल इरेगुलर हो गया है, टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है, अनसीजनल स्टॉर्म्स हो जाती है, कभी साइक्लोन कभी फ्लड, इसके वजह से फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग भी अफेक्ट होती है। वाटर मैनेजमेंट इशू, बहुत सारी जगह पे वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलता है और इरेटिक इरिगेशन भी होता है जिसके वजह से पुअर फ्रूट क्वालिटी एंड यील्ड होती है। पेस्ट डिजीज और अटैक्स कभी कभी बहुत ही सीवियर फॉर्म में होती है। मैंगो हॉपर, फ्रूट फ्लाइज, पाउडर मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, ये भी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं। अल्टरनेट बियरिंग, मैंगो की सबसे ड्रॉबैक है अल्टरनेट बियरिंग। आप अगर ट्रेडिशनल वेराइटी में जाओगे तो एक ईयर वो प्रोडक्शन देगा, दूसरा ईयर प्रोडक्शन जीरो आएगा, नहीं तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे आएगा। तो जिसके वजह से बहुत सारे इरेगुलर फ्रूटिंग पैटर्न्स के वजह से क्या होता है, इनकंसिस्टेंट यील्ड हो जाती है जो कि इकोनॉमिक लॉसेस कराती है। पुअर ऑर्चर्ड मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो लैक ऑफ प्रॉपर प्रूनिंग अगर नहीं किया, कैनोपी मैनेजमेंट नहीं किया, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन ठीक टाइम पे नहीं किया, ये ट्री हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हम कई बार पुअर हैंडलिंग करते हैं, स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा खासा नहीं होता है, लॉजिस्टिक इतना हाई लेवल पे नहीं होता, जिसके वजह से फ्रूट वेस्टेज भी होती है। मार्केट फ्लक्चुएशन, कभी कभी प्राइस वोलेटिलिटी हो जाती है, मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जो कि फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद लैक ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग के लेवल पे हमारे पास इतना हाई लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि पल्प, जूस, ड्राइड मैंगो, इस सब बनाने में हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर नया नया चीज़ें इवॉल्व करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए रिसर्च टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी भी इतना अच्छा खासा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। और लास्टली हम देखते हैं एक्सपोर्ट बैरियर। स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होती है इंटरनेशनली लेवल पे, इसी वजह से बहुत कम वैरायटी ऑफ मैंगो होती है जो कि हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं बाहर, हर एक वैरायटी को नहीं कर पाते। क्वारंटाइन इशूज़ भी कभी कभी रह जाती है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू लिमिट्स भी रह सकती है जो जिसके वजह से ग्लोबल ट्रेड में ये रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं। और इतने सारे प्रोडक्शन चैलेंजेस मैंने आपको बता दिया, इसमें आप जो भी 5-6 याद करके एग्जाम में लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं और एक इम्पोर्टेंट थिंग जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है फॉर द प्रमोशन ऑफ मैंगो कल्टीवेशन इन इंडिया, ठीक है। पहले तो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जिसको NHM भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो मैंगो कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर प्लांटिंग मटेरियल। प्लांटिंग मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए, इरिगेशन एंड ऑर्चर्ड मैनेजमेंट करने के लिए हाई लेवल पे आपको फार्मर को सब्सिडी दिया जाता है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जिसको MIDH भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी MCQs में आ जाता है, ठीक है, तो मैच करने में आ जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग को प्रमोट करता है एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसको RKVY बोलते हैं, ये भी फंड्स करता है स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स फॉर मैंगो ऑर्चर्ड डेवलपमेंट।
ठीक है। एंड रिसर्च एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी कहीं ना कहीं ये फंड सपोर्ट करता है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको NMSA बोला जाता है, ये इनकरेज करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट मैंगो फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वाटर कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके ऊपर भी इनकरेज करता है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बहुत सारे हैं, जिसके वजह से हमारे फैसिलिटेट्स मैंगो एक्सपोर्ट्स बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। हम किस तरह से क्वालिटी मैंगो को एक्सपोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड को बढ़ा के, इसको ये फैसिलिटेट करता है। सर्टिफिकेशन एक्सपांडिंग इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। सब्सिडीज फॉर ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन अगर हम करेंगे तो वाटर कंजर्वेशन करेंगे, उसके लिए भी सब्सिडीज होता है, जो कि अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो होता है उसमें ये ऑफर करता है ड्रिप इरिगेशन टू प्रमोट एफिशिएंट वाटर यूज इन मैंगो ऑर्चर्ड, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, इस सेक्टर में ICAR जो होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड कुछ स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डेवलप किए हैं हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट मैंगो वेराइटीज, ठीक है। देख लेना कौन कौन डिजीज रेजिस्टेंट मैंगो वेराइटीज ICAR के साथ कौन सी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलकर क्या क्या हाइब्रिड बनाया है, इसको आप नेट में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क है आप लोग के लिए। फिर मेगा फूड पार्क स्कीम, इसके बारे में भी तो बहुत बार पढ़े होंगे आप करंट अफेयर्स में, जो कि एस्टेब्लिश करता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट फॉर मैंगो बेस्ड प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इंक्रीज फार्मर इनकम। जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है मैंगो बेस्ड, मैंगो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी खासी हो सकता है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके ऊपर ये ध्यान देता है। नाम, इसके बारे में भी पढ़ा होगा, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ये क्या करता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फार्मर्स को टू सेल मैंगोज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, जिसके वजह से मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंसी को ये खत्म करता है, ठीक है। और लास्टली फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंगो ग्रोयर्स को हेल्प करता है इन कलेक्टिव मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। ये सारे देखिए कितने सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, इसको यूज़ करके अगर कि फार्मर चाहे बहुत अच्छी तरीके से वो मैंगो कल्टीवेशन कर सकता है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और लास्टली कंक्लूजन अगर आपको लिखना है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मैंगो कल्टीवेशन इज ए प्रॉफिटेबल वेंचर व्हेन मैनेज्ड करेक्टली, ठीक है। ये अगर आप उसको करेक्टली मैनेज करते हो तो ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर बिजनेस बन जाता है। आपको सुइटेबल वेराइटीज को सिलेक्ट करना होगा, प्रॉपर ऑर्चर्ड मैनेजमेंट को इंश्योर करना होगा, एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को अगर आप अडोप्ट करते हैं लाइक हाई डेंसिटी प्लांटिंग, रेगुलर इरिगेशन, फार्मर्स कैन अचीव हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एड्स, ठीक है। इसको आप कंक्लूजन में यूज़ करके आपकी आंसर राइटिंग को ख़त्म कर सकते हो। तो ये था हमारे मैंगो कल्टीवेशन के बारे में। अगर बस इतना रिक्वेस्ट है, कैसा लगा तो ज़रूर बताना। अगर इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करनी है या फिर और कुछ चीज़ें घटाना है, आप लोगों को मुझे सजेशन देना होगा। और कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट्स जो मैं पहली स्लाइड में बताई थी कि इस और कुछ मेजर फ्रूट्स को या फिर आपको मेजर वेजिटेबल्स जो भी है लिस्ट में है उससे कुछ ऐड करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। पहले से बता देना, नहीं तो बाद में मैं नहीं सुनूंगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ पे PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर विथ माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।